Assalamu alaikum students. The topic of our today's discussion is Debye-Huckel theory of electrolysis from the chapter Electrochemistry of Physical Chemistry. So before going into discussion of this topic, you should be familiar with the term conductance. So what is actually conductance? So conductance is the flow of ions. ठीक है, आइंस मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस, कैटाइन एंड एनाइन. तो जब ये आइंस फ्लो करते हैं तो उसको हम कंडक्टेंस का नाम देते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज दैट फ्लो ऑफ आइंस जो है ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एंड दीज आर नंबर ऑफ आइंस एंड सेकेंड वन इज़ द स्पीड ऑफ दीज आइंस. स्पीड में बी कॉल्ड एज मोबिलिटी ऑल्सो. तो इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है कि कंडक्टेंस ज़्यादा होगी या कम होगी. फर्स्ट इज़ द नंबर ऑफ आइंस एंड सेकंड इज़ द स्पीड ऑफ आइंस, और इट मे बी कॉल्ड एज मोबिलिटी. तो इस चीज़ को क्लियर करते हैं हम. अगर आप सपोज करें कि एक कंटेनर है, इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस हैं. ओके, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ हमने पॉजिटिव फील्ड अप्लाई की और यहाँ नेगेटिव, सो द नेगेटिव आइंस विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड पॉजिटिव आइंस विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड. अब अगर हम इन मूवमेंट की वजह से कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी. अब अगर हम इन आइंस का नंबर ज़्यादा कर देते हैं, नंबर ऑफ़ आइंस ज़्यादा कर दिए, तो अब ज़्यादा नेगेटिव आइंस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे और ज़्यादा पॉजिटिव आइंस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे. तो जब ज़्यादा आइंस फ्लो करेंगे तो इसका मतलब है नंबर ऑफ़ आइंस इंक्रीज़ हो गया, तो सिमिलरली कंडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो गई. ये तो नंबर ऑफ़ आइंस की बात आ गई. अब सेकेंड हम ये डिस्कस करते हैं कि ये आइंस कहाँ से आए हैं. सो वेयर डू दीज आइंस कम फ्रॉम? So ions come from the electrolyte. अब इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सब्सटेंस होता है जो आयोनाइज होकर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस में डिवाइड हो जाता है. अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या जितनी कंसनट्रेशन हम इलेक्ट्रोलाइट की लेंगे वो सारे का सारा आयोनाइज होगा पॉजिटिव नेगेटिव आइंस में या कम होगा. तो इस बेस पे हम इलेक्ट्रोलाइट को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये कम पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस प्रोड्यूस करता है. फॉर एग्जांपल अगर हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के, तो इसमें से हमें जस्ट 15 आयोनाइज हो जाते हैं और बाकी 75 जो हैं वो इसी तरह अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रह जाते हैं. तो फिर ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होगा कि अगर आपने उसके 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं या फार्मूला यूनिट्स लिए हैं तो ऑलमोस्ट 90% जो है वो आयोनाइज हो जाता है, या मैक्सिमम जो है वो कंप्लीट 100% आयोनाइज हो जाता है. तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अब वीक की जो एग्जांपल है दैट इज़ जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल यूज़ की जाती है दैट इज़ एसिटिक एसिड CH3COOH. ठीक है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है. एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो हम एग्जांपल यूज़ करते हैं दैट इज़ NaCl, सोडियम क्लोराइड. तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. ओके, नेक्स्ट हम सपोज़ करते हैं कि हमने एक कंटेनर लिया, इसमें हमने सॉल्वेंट ऐड किया दैट इज़ 100 ml. इसमें हमने 100 मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के दैट इज़ CH3COOH. अब इस 100 में से हम अज्यूम करते हैं कि जस्ट 15 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हुए. 100 में से 15 आयोनाइज हुए, इसका मतलब ये 15% जो है वो आयोनाइजेबल है. अब नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा करते हैं कि 100 ml की जगह हम सपोज कर लेते हैं 200 ml है. 200 ml मीन्स हमने सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन को ज़्यादा कर दिया. सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा करने को कहते हैं सॉल्यूशन को हमने डाइल्यूट कर दिया. तो जैसे ही हम सॉल्यूट को डाइल्यूट करेंगे, अगर 100 से हमने 200 कर लिया है तो ये 15% से इंक्रीज़ होके 30% हो जाएगा. इसका मतलब ये हो गया कि अपॉन डाइल्यूशन कंडक्टेंस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस. ठीक है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में था. अब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को अज्यूम करते हैं. अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसी तरीके से हमने 100 मॉलिक्यूल्स दिए इन 100 ml. तो
सपोज करते हैं कि 100 में से 100 मॉलिक्यूल सारे के सारे आयोनाइज हो गए, सो इट इज़ 100% आयोनाइजेबल। अब अगर हम इसको डाइल्यूट करते हैं, जैसे हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में पढ़ा, तो हम सपोज़ यही करते हैं कि इसकी आयोनाइजेशन इतनी ही रहेगी, 100% से तो ज़्यादा नहीं हो सकती डेफिनेटली, तो इसका मतलब है 100% ही रहेगी डाइल्यूशन, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि इसकी कंडक्टेंस डाइल्यूट करने से डिक्रीज़ हो जाती है। अब वो क्यों डिक्रीज़ होती है, इसका आंसर आपको मिलता है डेबाय-हकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में, जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, ये डेबाय-हकल थ्योरी ऑफ आपको बताती है कि जैसे ही हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट हैं तो कंडक्टेंस डिक्रीज़ हो जाती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिक्रीज़ हो जाती है। इसके लिए दो मेन फैक्टर्स हम स्टडी करते हैं, वो फैक्टर्स ये हैं। नंबर 1 इज़ दी एसिमेट्रिक इफेक्ट, यहाँ पे बुक में आपको मेंशन किया गया, एसिमेट्रिक इफेक्ट या रिलैक्सेशन इफेक्ट, जिसकी वजह से कंडक्टेंस जो हम अज्यूम कर रहे थे इंक्रीज़ होनी चाहिए वो डिक्रीज़ हो गई। एंड सेकंड वन इज़ दी इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दी एसिमेट्रिक इफेक्ट। एसिमेट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे ही इसको मैंने सॉल्यूशन बनाया, सॉल्वेंट में ऐड किया, तो ये चेंज हो गया Na पॉजिटिव में एंड Cl नेगेटिव में। ओके, अब जो पॉजिटिव आइंस होंगे दैट विल बी सराउंडेड बाय प्लेंटी ऑफ नेगेटिव आइंस, ठीक है, इस तरीके से ये सराउंडेड हो जाएंगे। एंड सिमिलरली नेगेटिव जो होंगे वो इसी तरह पॉजिटिव से सराउंड हो जाएंगे, जैसे ये हमने केस ड्रॉ कर लिया। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के बीच में यहाँ पे अट्रैक्शन होगी, ये, तो इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं इंटर आयोनिक फोर्सेस या इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। तो ये जो एक सिमिट्री बन गई है ये स्फीयर की टाइप में, इस सिमिट्री को हम कहते हैं स्फेरिकल सिमिट्री, ठीक है। ये स्फेरिकल सिमिट्री है, स्फेरिकल एटमॉस्फेयर है या आयोनिक एटमॉस्फेयर, ये सारी चीज़ें आपकी बुक में आपको मेंशन की गई हैं, थ्योरी में लिखा गया है सब कुछ। तो ये विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, यही पॉजिटिव चार्ज है, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। अब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड डिस्पाइट ऑफ दीज इंटर आयनिक अट्रैक्शंस, ये अपने रिस्पेक्टिव अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, मींस ये इसकी तरफ मूव करेगा, और ये नेगेटिव चार्जेस जो हैं ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। लेकिन जिस स्पीड से इसको यहाँ मूव करना चाहिए ये उस स्पीड से मूव नहीं करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस इसको अपनी तरफ पुल कर रहे हैं और नेगेटिव चार्जेस को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो जो नेट अट्रैक्शन है यहाँ पे जो होनी चाहिए थी वो ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसकी वजह से आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो स्टार्ट में मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए थे कि नंबर ऑफ आइंस पे डिपेंड करती है कंडक्टेंस, एंड सेकंड वन वाज द मोबिलिटी ऑफ आइंस। तो क्योंकि यहाँ पे आइंस तो प्रेजेंट हैं लेकिन उनकी मोबिलिटी कम हो गई है, इसकी वजह से भी कंडक्टेंस डिक्रीज़ हो गई है। ओके, और नेक्स्ट जो पॉजिटिव आइंस इसकी तरफ मूव करेंगे, अब सिमेट्री ऐसे नहीं रहेगी बल्कि सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी, नेगेटिव चार्जेस इस साइड पे आना शुरू हो जाएंगे और पॉजिटिव जो है वो इस तरफ आ जाएगा। तो जो अच्छी खासी सिमेट्री थी पहले वो डिस्टर्ब हो गई है। अब उसके डिस्टर्ब होने के इफ़ेक्ट को हम कहते हैं एसिमेट्रिक इफ़ेक्ट, जो यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है, ये एसिमेट्रिक इफ़ेक्ट, ठीक हो गया। एटमॉस्फेयर जो है ये डिस्टर्ब हो गया। ओके, अब ये जो एसिमेट्री हो गई, इसके बाद नेक्स्ट सिमेट्री डेवलप होगी, लेकिन वो थोड़ी देर बाद डेवलप होगी। तो जो ये बीच में लैग ऑफ टाइम आ जाता है इसको हम कहेंगे टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, और इस पूरे इफेक्ट को हम कहेंगे रिलैक्सेशन इफेक्ट। और जिसकी वजह से आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज़ हुई, कंडक्टेंस डिक्रीज़ हुई, उसको हमने कह दिया एसिमेट्रिक इफेक्ट। तो ये फर्स्ट इफेक्ट था। ओके, नाउ सेकंड इफेक्ट इज़ दी इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट को मैं यहाँ पे आपके लिए डिस्क्राइब कर देती हूँ। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो एक चीज़ जिसको हम अभी तक इग्नोर कर रहे हैं उसको हम साथ डिस्कस करते हैं, वो है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। हमने कहा कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है और वो नेगेटिव चार्जेस ने उसे सराउंड किया हुआ है। तो नेगेटिव चार्जेस के अलावा उसको वाटर के मॉलिक्यूल्स भी सराउंड करते हैं, ठीक है। तो वो हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स डिपेंड करता है इस आयन की चार्ज डेंसिटी पे। जितनी ज़्यादा इसकी चार्ज डेंसिटी होगी उतने वाटर की मॉलिक्यूल्स इसको अट्रैक्ट करेंगे।
तो इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल में भी आपको पता है एक साइड पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव, तो क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है तो नेगेटिव साइड इसको सराउंड करेगी। अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव ड्रॉ कर दूँ तो फिर नेगेटिव यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो फिर यहाँ पे आपने पॉजिटिव लगा लेना होगा। ठीक हो गया। ओके, जैसे यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो ये चार्ज अब इसकी तरफ फ्लो करना चाहेगा, लेकिन क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा हो गया, ये बहुत बल्की हो गया है, तो अब इसकी मूवमेंट जो है वो इतनी फास्ट नहीं रहेगी, बल्कि इसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। तो अगेन जो 2 पॉइंट पहले मैंने आपको डिस्कस किए, तो ड्यू टू द इंक्रीज़ इन द चार्ज इसकी जो मोबिलिटी है वो हिंडर हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से स्पीड कम हो गई, और स्पीड कम होने की वजह से कंडक्टेंस भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये तो फर्स्ट इफेक्ट है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट की। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ये आ जाएगी आपके पास। सेकंड इसकी एक्सप्लेनेशन आप इस तरीके से भी कह सकते हैं इसको, कि जो ये पॉजिटिव चार्ज था इसको वाटर ने इस तरीके से सराउंड किया होगा ऐसे, तो यहाँ पे इसी एटमॉस्फेयर में कहीं पे नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा, उसको भी वाटर ने सराउंड किया होगा ऐसे। तो ये वाटर की पॉजिटिव साइड्स होंगी, यहाँ पे वाटर की नेगेटिव होंगी, और यहाँ पॉजिटिव साइड्स होंगी, और यहाँ पे नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स की भी आपस में अट्रैक्शन होगी। तो एक तो वो बल्कि साइज़ होने की वजह से मोबिलिटी कम हो गई, और दूसरी ये वाटर की जो अपोजिट साइड्स एक दूसरे के सामने आ गई हैं, तो ये यहाँ पे अब फ्रिक्शन कॉज करेंगी। तो जिस स्पीड से इसे मूव करना चाहिए उस स्पीड से ये चार्जेस मूव नहीं करेंगे, बल्कि उससे कम स्पीड से मूव करेंगे। तो इस पूरे फिनोमिना को हम इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कहते हैं, जिसको हमने सॉल्वेंट को कंसिडर किया। ये चीज़ यहाँ पर आपको मेंशन की गई है। यहाँ पे हम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करते हैं। तो ये तो 2 मेन फैक्टर थे। इसके अलावा एक और फैक्टर भी है जो इसकी मोबिलिटी को डिक्रीज़ करता है, दैट इज़ ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, या मे बी सॉल्यूट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्सेस। ठीक है, तो इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया। ये 2 पॉइंट्स हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। मैथमेटिकली अगर आप इसे लिखें तो ये इक्वेशन है डिबाय हकल ऑनसगर इक्वेशन है। फर्स्ट डिबाय और हकल ने प्रपोज की इक्वेशन, बाकी इसके बाद ऑनसगर ने इसको मज़ीद एक्सटेंड किया। तो इस इक्वेशन का नाम जो है वो अब हम तीनों साइंटिस्ट को कंबाइन करके तो डिबाय हकल ऑनसगर इक्वेशन कहते हैं। तो इस इक्वेशन में कौन सी चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है ये आप देख लें, सारी चीज़ें आपको मेंशन की गई हैं। ये सिंबल जो है ये कंडक्टेंस को शो करता है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C है। ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि हम डाइल्यूट करते हुए जो भी कंसंट्रेशन होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। बाकी उसके बाद जो D है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो अभी थोड़ी देर पहले ऊपर मैंने डिस्कस किया। ईटा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है विस्कोसिटी को, जो अभी हमने डिस्कस किया। बाकी ये जो C है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन को। ओके, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट हैं और ये भी कांस्टेंट है, तो इनको हम एक नाम दे देते हैं। इसको हम A कहते हैं और इसको B कहते हैं। तो जब आप इसको कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस। ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन बुक में मेंशन करके दी गई है। बाकी उसके बाद थर्ड पॉइंट, ये जो अभी सारे हमने 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया, एसिमेट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट को, उसको कलेक्टिवली यहाँ पे कंप्लीट डिस्क्राइब किया गया है कि एज अ रिजल्ट जो है वो कंडक्टेंस डिक्रीज़ हो जाती है। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि डिबाय हकल थ्योरी जो है वो जस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो सिंपल इफेक्ट है कि डाइल्यूशन से जो है वो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।